नमस्कार एवरीवन, कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं विशाल माहेश्वरी आप सबका वेलकम करता हूं। राजस्थान इतिहास पर हमारी चर्चा चल रही थी और हिस्ट्री में हमने एक राजस्थान का परिचय, एक इंट्रोडक्शन आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास जानने के स्रोतों पर हमारी चर्चा रहेगी कि जिस आधार पर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करते हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो टॉपिक हमारा ये रहेगा आज राजस्थान। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है और उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, स्रोतों में अगर हम बात करें तो स्रोतों में जो महत्वपूर्ण जो स्रोत माने जाते हैं, जिनके आधार पर हमें जानकारी मिलती है, वो हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। शिलालेखों के अलावा अगर हम बात करें इतिहास जानने के स्रोतों में, तो सिक्कों का भी बहुत बड़ा योगदान है इतिहास के अध्ययन में। तो हम शिलालेख बोल सकते हैं, सिक्के बोल सकते हैं, ख्यात साहित्य को हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो पुरालेख, जो भी पुराने हमें पत्र पट्टे वगैरह जो मिलते हैं, उनसे भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं, उनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। देखिए, तो इतिहास जानने के स्रोतों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक स्रोत तो हम ये लिख देते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, शिलालेख कहिए या अभिलेख कहिए। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दोस्तों सिक्कों के बारे में। ठीक है, सिक्के के बाद हम चर्चा करें ख्यात साहित्य पर भी हम बात करेंगे। ख्यात साहित्य या केवल आप साहित्य भी लिख सकते हो। और चौथा हमारा इतिहास जानने के स्रोतों में हमारा बिंदु रहेगा, वो रहेगा दोस्तों पुरालेख। पुरालेख किसे कहते हैं? जैसे उस समय के पत्र हो गए, पट्टे हो गए, जमीन के पट्टे हो गए, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास जानने के स्रोत रहेंगे दोस्तों, जिनसे हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से शिलालेख हैं और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम शिलालेखों से हमारी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने सबसे पहला जो शिलालेख आता है वो हम कहेंगे दोस्तों बड़ली का शिलालेख। कौन सा? बड़ली का शिलालेख। और इस शिलालेख की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक को हम पॉइंट के रूप में, नोट्स के रूप में नोट करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। बड़ली का शिलालेख आप लगा लीजिए हेडिंग। बड़ली के शिलालेख की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा कि बड़ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो देखिए, बड़ली का शिलालेख ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात आपको नोट्स में यही लिखनी है, भिलोत माता के मंदिर से। भिलोत माता मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पे आ रहा है वर्तमान में दोस्तों? वर्तमान में ये मंदिर आ रहा है हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट केकड़ी में। लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोट लगा के लिखेंगे, क्या साहब? पुनर्गठन से पूर्व, पुनर्गठन से पूर्व ये शिलालेख कहाँ पे आता था? ये आता था अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अब हमारे राजस्थान में जब से 50 जिले हुए हैं, पुनर्गठन हुआ है, अब ये कहाँ पे पहुंच गया है? केकड़ी में पहुंच गया है, ध्यान रखना आप। ठीक है, पुनर्गठन से पूर्व ये कहाँ पे? अजमेर। और ये बड़ली का शिलालेख अब कहाँ पे आ गया है? केकड़ी में आ गया है दोस्तों। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कही, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, तो कब का है दोस्तों? ये 443 ईसा पूर्व। ध्यान रखें आप, मैंने यहाँ पे ईसवी नहीं लिखा है, ईसा पूर्व लिखा है। तो आप ये बोल सकते हो, ब्रैकेट में ये लिख देता हूं मैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख,
सबसे प्राचीन शिलालेख यही है दोस्तों, बड़ली का शिलालेख, जो कि अब अजमेर में है, पहले केकड़ी था। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख यही है। 1912 में दोस्तों ये शिलालेख खंडित अवस्था में मिला था। किसको मिला था? जीएच ओझा को मिला था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 1912 ईस्वी में खंडित अवस्था में, खंडित मतलब वही टूटी फूटी अवस्था में, खंडित अवस्था में जीएच ओझा को ये प्राप्त हुआ था, मिला था। जीएच ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, लिख लीजिए। ये लो साहब, जीएच ओझा को ये प्राप्त हुआ था। मैं साइड में आ जाता हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अगर हम इस शिलालेख की लिपि की अगर हम बात करें तो कौन सी लिपि में है? ये ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये मैगजीन दुर्ग में है, या अजमेर संग्रहालय बोल सकते हो आप, एक ही बात है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में है ये बड़ली का शिलालेख, लिख लीजिए। तो ये 5-6 बातें मैंने आपको नोट करवाई है, इनको आप नोट कर लीजिए, बड़ली के शिलालेख से जुड़ी हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा शिलालेख आएगा वो हम पढ़ेंगे गोसुंडी का शिलालेख। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा चुके हैं। एक तो ये पूछा जा चुका है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, ये आ चुका है प्रश्न परीक्षा में, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपने नोट कर ली होगी। चलिए तो फिर मैं गोसुंडी शिलालेख की तरफ आगे बढ़ता हूँ। लीजिए साहब, दूसरा महत्वपूर्ण शिलालेख जो परीक्षा में प्रश्न बना सकता है, गोसुंडी शिलालेख। हाँ जी, गोसुंडी शिलालेख। देखिए, गोसुंडी शिलालेख की सबसे पहली बात हम लोकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। लोकेशन इसकी रहेगी चित्तौड़गढ़। द्वितीय शताब्दी पूर्व का ये शिलालेख बताया जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों आप कहाँ पे? गोसुंडी गांव। और ये गोसुंडी गांव कहाँ पे? ये वहीं पे आएगा, चित्तौड़गढ़ में ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात आप लिखेंगे समय कब का है? ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी बात इसमें आप लिखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि गोसुंडी शिलालेख से कौन से संप्रदाय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की जानकारी ये शिलालेख हमें देता है दोस्तों। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन उल्लेख मिलता है इसमें, लिख लीजिए ये बात भी। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान, वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन उल्लेख। और एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी इस शिलालेख से हमें प्राप्त होती है कि गज वंश के सर्वतात के द्वारा अश्वमेध जो यज्ञ करवाया गया था उसकी जानकारी भी इससे हमें प्राप्त होती है। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो लिख लीजिए गज वंश के सर्वतात, ये नाम है ये, करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्रदान करता है ये।
लिखिए 3-4 पॉइंट अभी इसमें और आपको देखने को मिलेंगे। ये चारों पॉइंट आप गोसुंडी शिलालेख के नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था दोस्तों। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पर है, ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है ये दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है, ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये दोनों बातें लिखिए, फिर आगे चलते हैं। इस शिलालेख में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। इसमें भागवत धर्म का प्रचार, गोसुंडी शिलालेख में भागवत धर्म का प्रचार। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है ना। वासुदेव मान्यता का भी इसमें उल्लेख मिलता है। वासुदेव वही भगवान कृष्ण, वासुदेव मान्यता का उल्लेख। भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, क्लास में हूँ, करता हूँ। तो भाषा है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, वासुदेव मान्यता का उल्लेख है, भागवत धर्म का प्रचार, वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, और सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा था। ये सारी बातें हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और ध्यान में रखनी है गोसुंडी शिलालेख की, और वो क्या ध्यान रखनी है वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ पे नोट लगा के लिखना, गोसुंडी शिलालेख को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाथीवाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। हाथीवाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई ये हाथीवाड़ा शिलालेख, तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये गोसुंडी को ही कहते हैं। इसको भी आप नोट करें, हाथीवाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है इसे। ठीक है, समय ध्यान रखें, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है ये, है ना। और इससे पहले वाला हमने बडली शिलालेख पढ़ा, जो 443 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन शिलालेख इसको हम कहेंगे। तो बस ये गोसुंडी में इतनी बातें हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी का, चित्तौड़गढ़ के पास में मानसरोवर झील के किनारे कर्नल जेम्स टोड को ये मिला था। चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। मानमोरी शिलालेख 3rd नंबर पे नोट करें आप, ये लीजिए मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख दोस्तों, इसका समय भी आपको पता होना चाहिए। मानमोरी शिलालेख कब का है ये? 713 ईस्वी का। ऐसा कहते हैं दोस्तों, ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ के पास में मानसरोवर झील के किनारे कर्नल जेम्स टोड को मिला था। कर्नल जेम्स टोड कौन? हमारे इतिहास के जनक पिता। और ऐसा कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड इसको अपने साथ इंग्लैंड लेके जा रहे थे। भारी पत्थर होने के कारण उनके जहाज का बैलेंस
समझ रहे हो, बिगड़ने लगा था तो फिर कर्नल जेम्स टोड ने इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। अब आप कहोगे कि ये बात आपको कैसे पता चली? ये हमें पता चली है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक जिसका नाम है एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। उसमें कर्नल जेम्स टोड ने स्वयं ने इस बारे में उल्लेख किया था कि मैंने इस शिलालेख को फेंक दिया था। तो मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी। और इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा कि ये कहाँ पे मिला था कर्नल जेम्स टोड को? तो आप लिखेंगे चित्तौड़ के पास, चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के किनारे, मानसरोवर झील के किनारे कर्नल टोड को प्राप्त हुआ था। ये कर्नल टोड को प्राप्त हुआ था, कर्नल टोड को मिला था, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, मानमोरी शिलालेख की आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। क्या जी? अमृत मंथन का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है, वही देवता दानव वाला। उसके बाद हम बात करें लेखक, मानमोरी शिलालेख के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मिलेंगे पुष्य। और उत्कीर्णक कौन है? एक लेखक है और एक है उत्कीर्णक। तो उत्कीर्णक है शिवादित्य, शिवादित्य। करो भैया छापो, फिर हम आगे चलते। मानमोरी शिलालेख। और एक बात और लिख लेना, वो भी मैं लिखवा दूंगा, पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। मानमोरी शिलालेख में ही एक बात और लिख लीजिए, संभवतः इंग्लैंड जाते समय कर्नल टोड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में फेंक दिया था। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों, है ना। तो ये बात भी लिखी है आप इसमें, मानमोरी शिलालेख में ही नोट करो इसको भी। फिर चौथे शिलालेख पे चलते हैं, भाब्रू शिलालेख, बीजक की पहाड़ी, है ना। हाँ जी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बढ़िया तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। आ जाओ साहब, चौथे नंबर पे चलते हैं, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। अब देखिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे कि कहाँ से प्राप्त हुआ था ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। बीजक की पहाड़ी कहाँ पे आ रही है साहब? ये वही जिसको हम विराट नगर कहते थे, विराट नगर, या हम इसको ही क्या बोल सकते हैं, बेराट भी बोल ही सकते हैं ना। तो वहीं से प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? कर्नल बर्ट को प्राप्त हुआ था, 1837 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, है ना। तो ये भी लिख लीजिए, कैप्टन बर्ट को 1837 ईस्वी में मिला था ये सब। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है शिलालेख से। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है।
और साथ ही आप लिख लीजिए इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है। तीनों बातें लिखिए। फिर चौथी बात पे भी हम चर्चा करते हैं। इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है, या ऐसे लिख लीजिए, इस शिलालेख से, इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस अभिलेख से या शिलालेख से अशोक का बौद्ध धर्म का, अशोक का बौद्ध धर्म अनुयायी होना सिद्ध होता है। लीजिए सर, ये बस 4 बातें बाबरू शिलालेख की आपको पता होनी चाहिए, जहां से प्रश्न बन सकता है। तो ये हमारे 4 शिलालेख कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो शिलालेख में स्टार्टिंग में आपको करवा रहा हूँ ना, ये वो शिलालेख हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे ये बाबरू शिलालेख का ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि किसने इसको खोजा था, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। कैप्टन बर्ट ने खोजा था, कब खोजा था, कहाँ से खोजा था, ये सब बातें आ चुकी है परीक्षाओं में, ठीक है ना। किसके बारे में, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है। तो ये सब प्रश्न छप चुके हैं परीक्षा में, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है। ये जो भी लिखवाया जा रहा है सब महत्वपूर्ण है, ठीक है, लिख लो। फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति, ठीक है। इसका समय आपको पता होना चाहिए। 1676 ईस्वी की है ये प्रशस्ति। प्रशंसा का उल्लेख किया गया है, उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है, किसकी, गुहिल राजवंश की, ठीक है। 1676 को क्या मैं 17वीं शताब्दी भी बोल सकता हूँ? आजकल परीक्षा में कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ रहे हैं। 1676 ना बोल के इसको 17वीं शताब्दी बोला जा सकता है, ठीक है। राज प्रशस्ति कहाँ पे मिलेगी? आपने राजस्थान में एक झील का नाम सुना होगा, राजसमंद झील। मान लीजिए कि ये राजसमंद झील है और इस झील के पास में यहीं पे ये प्रशस्ति लगी हुई है, नौचौकी, है ना, वहीं पे ये प्रशस्ति लगी हुई है। किसने इसका निर्माण करवाया? गुहिल वंश के राजा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 25 काले पत्थरों पर ये लिखी गई है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, हेडिंग ये लगा लेना, राज प्रशस्ति, और ये समय याद होना चाहिए आपका, समय याद होना चाहिए आपको। अब इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान ये इसका निर्माण करवाया था। तो आप लिख सकते हैं महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु क्या करवाया था? राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था, राज प्रशस्ति का निर्माण। पहला पॉइंट आप ये नोट करें, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये तो लिखना ही है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिख लीजिए। भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, सबसे बड़ी प्रशस्ति। झील के पास में 25 पत्थरों पर ये प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है। झील के पास
25 पाषाणों पर उत्कीर्ण है ये प्रशस्ति। ठीक है, रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट। रचयिता, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना ही है, चाहो क्या लिख लो। लिखिए, फिर आगे चलते हैं। रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या मिलता है दोस्तों इसमें? मेवाड़ राजवंश का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ राजवंश का क्रमबद्ध इतिहास। लिखिए, फिर इसकी 4-5 बातें भी और है, इनको आप नोट करिए। मेवाड़ राजवंश का क्रमबद्ध इतिहास इसमें मिलता है। वैसे तो देखो, हेलो, इस प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकेंड। अभी ठीक है, कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे राज प्रशस्ति को लेके। इस प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, इस प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैसे तो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसकी कुछ अंतिम पंक्तियाँ हिंदी में भी लिखी हुई है। लिख लीजिए ये बात भी। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे लिख लीजिए। भाषा कैसी है इसकी? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा। अंतिम पंक्तियाँ हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी में लिखी हुई है। अब बात को समझना, इस प्रशस्ति से मेवाड़ के 17वीं शताब्दी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। 17वीं शताब्दी, सत्रहवीं शताब्दी में मेवाड़ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब पे प्रकाश डालती है दोस्तों। स्थिति पर प्रकाश डालती है। अब 17वीं शताब्दी कैसे दोस्तों? अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूं आपको कि 17वीं शताब्दी का जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है। देखिए, इसका लॉजिक समझिए। 17वीं शताब्दी का देखिए, किस राजा के समय ये प्रशस्ति लगी है? राज प्रशस्ति, मैंने कहा महाराणा राज सिंह जी के समय ये प्रशस्ति लगी है। अब देखिए, आप समझिए इस बात को। महाराणा राज सिंह जी का शासनकाल कब से लेके कब तक था? 1652 से लेके 1680। क्या आपको नहीं लगता कि जिस राजा के समय प्रशस्ति लगी गई होगी उसके समय की ही जानकारी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी? हालांकि मेवाड़ राजवंश के
कई शासकों के बारे में क्रमबद्ध हमें इतिहास भी प्राप्त होता है, लेकिन जिस राजा ने इसको लगवाई है उसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र ज्यादा मिलना है। तो अब आप देख लीजिए, इनका समय भी 17वीं शताब्दी के बीच में ही आ रहा है, 1652 से लेके 1680 का समय है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसके इस प्रशस्ति के उत्कीर्णक के बारे में 4-5 नाम है, उनको आप नोट करेंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें आप, राज प्रशस्ति से मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 में। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रशस्ति के उत्कीर्णक, इनके नाम हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे गजधर मुकुंद, गजधर मुकुंद। इसके अलावा एक नाम हमें मिलता है अर्जुन, एक नाम मिलता है सुखदेव। ये लिखिए, उत्कीर्णक के नाम है गजधर मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, यहीं पे लिख देता हूं मैं केशव। एक नाम और मिलता है सुंदर, ठीक है। और यहाँ पे लालो, लखो, नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन ध्यान रखने हैं। सुंदर, लालो, लखो, तो ये क्या है? उत्कीर्णक के नाम है दोस्तों। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जो गोपीनाथ जी की आती है, वहां पे भी इनके नामों का जिक्र है दोस्तों। गजधर मुकुंद, केशव, अर्जुन, सुंदर, सुखदेव, लालो और लखो, ये क्या है? उत्कीर्णक है। किसके? राज प्रशस्ति के। अब देखिए, राज प्रशस्ति को हमने यहां से स्टार्ट किया था 1676। अकाल राहत कार्य हेतु राज प्रशस्ति का निर्माण। सबसे बड़ी प्रशस्ति झील के पास 25 पाषाणों पर बनी हुई है। रणछोड़ भट्ट हैं। मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास, संस्कृत और अंतिम पंक्तियां हिंदी में लिखी हुई है। 17वीं शताब्दी की जानकारी, मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी देती है। और ये है उत्कीर्णक गजधर मुकुंद, केशव, अर्जुन, सुंदर, सुखदेव, लालो और लखो, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रशस्तियां, 5 शिलालेख हो गए हैं। अब हम 6ठे नंबर पे चलते हैं, बिजोलिया शिलालेख। नोट कर लीजिए अगर किसी का कुछ पेंडिंग रह गया हो तो। अब हम पढ़ेंगे बिजोलिया शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए साहब, 6ठे नंबर पे बिजोलिया शिलालेख। इसका समय भी याद होना चाहिए आपको। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। समय 1170 ईस्वी, याद होना चाहिए। एग्जाम में 1070, 1170, 1270 इस तरीके से देकर आपसे पूछ सकता है। अब देखिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं। पहले तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है? बिजोलिया भीलवाड़ा में आता है दोस्तों। और बिजोलिया भीलवाड़ा में क्या है? एक मंदिर है, वो नाम लिखवा देता हूं मैं। भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर, और यहीं पर एक दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने ये प्रशस्ति लगवाई थी दोस्तों। पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन, दिगंबर जैन श्रावक
लोलाक ने इसको लगवाया था दोस्तों। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है मित्रों कि ये शिलालेख किसके समय का है, ये प्रश्न आ चुका है। यह सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर कौन है? ये पृथ्वीराज के पापा हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पापा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोमेश्वर के समय का है। ठीक है ना, ध्यान देना चाहिए आपको, ये प्रश्न आ चुका है। यह सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये क्या है? पिता है। चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। ठीक है, और इस शिलालेख से चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। चौहानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चौहानों के बारे में जानकारी जानने का महत्वपूर्ण स्रोत बोल सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत। महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, फिर आगे चलेंगे। चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर कौन है आप जान ही चुके हैं। भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने लगवाया था इसको, और इसमें कुटिला नदी का उल्लेख भी मिलता है इस शिलालेख में। एक और बात लिखेंगे इसी में, कुटिला नदी का उल्लेख मिलता है, कुटिला नदी का उल्लेख। ठीक है, इसी शिलालेख से हमें मिलता है। और इस लेख से एक जानकारी और मिलती है, इस लेख से ज्ञात होता है विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज, अगर आप चौहानों का अगर आपने चौहानों का इतिहास पढ़ा है तो पढ़ा होगा, विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पे सबसे पहले अधिकार करने वाला चौहान शासक यही है। तो इस लेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर, ये हम जब राजवंश पढ़ेंगे तब हम डिटेल से पढ़ेंगे, अधिकार किया था। लिख लीजिए। इस लेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है, और मित्रों इसी शिलालेख के अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है कि सांबर झील का प्रवर्तक कौन था? वासुदेव चौहान था। लिख लीजिए ये भी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक मतलब बनाने वाला, हालांकि हम सांबर झील को प्राकृतिक झील मानते हैं, लेकिन अब कहता है ये शिलालेख, क्या करें। बिजोलिया शिलालेख अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान है, और यही वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक है ना। हम ये चौहान राजवंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वासुदेव चौहान है। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान है। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको,
ये बिजोलिया शिलालेख पत्थर पे लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसी शिलालेख पे एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है मैं आपको समझा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। विप्र ऐसे लिखा हुआ है, विप्र वत्स गोत्र भूत ऐसे लिखा हुआ है। विप्र श्री वत्स गोत्रे, ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूं आपको। इस पंक्ति के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को क्या माना? ब्राह्मण माना, या ब्राह्मणों की संतान बताया है इसी आधार पे। क्योंकि विप्र का मतलब पता है क्या होता है? विप्र वंशीय का मतलब ही यही होता है कि ब्राह्मण। तो विप्रषि वत्स गोत्रे भूत, ये ऐसे लिखा हुआ है संस्कृत में शिलालेख पे। इसके आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण माना है। जब आप चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे तब मैं वहां पे इसका वापस से जिक्र करूंगा। फिलहाल अभी आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम केवल शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसके रचयिता, लेखक, उत्कीर्णक के बारे में पढ़ेंगे। तो रचयिता तो हैं दोस्तों गुणभद्र, लेखक हैं कायस्थ, और उत्कीर्णक हैं गोविंद। तो लिखेंगे आप रचयिता, एक नाम रहेगा लेखक, और एक है उत्कीर्णक। तो उत्कीर्णक तो हमारे रहेंगे गोविंद, ठीक है। अगर हम बात करें लेखक की तो लेखक रहेंगे कायस्थ, और रचयिता की बात करें तो गुणभद्र, कायस्थ, और रचयिता है गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख की हम बात कर रहे हैं, लिखो साहब इनको, गुणभद्र, कायस्थ और गोविंद। और बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नामों की भी जानकारी मिलती है। जैसे सांबर को शाकंबरी कहा गया है, बिजोलिया को विजयावल्ली कहा गया है शिलालेख में, भीनमाल को श्रीमाल, है ना। तो वो भी हम लिखेंगे। प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है लेख से हमें। जैसे लेख से प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से प्राचीन नामों की जानकारी। कैसे भैया, बता देते हैं। जैसे सांबर को क्या कहा गया है इस शिलालेख में? शाकंबरी कहा गया है, शाकंबरी, ठीक है। जैसे बिजोलिया की हम बात करें तो बिजोलिया को विजयावल्ली कहा गया है, विजयावल्ली, ठीक है। भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है, भीनमाल को श्रीमाल। तो ये कुछ इस तरह से प्राचीन नगरों के नामों का उल्लेख मिलता है। और जालोर को जाबलीपुर कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में, जालोर को जाबलीपुर। तो ये भी लिख लीजिए, बस इतना ही है बिजोलिया शिलालेख, और कोई खास बात है नहीं। बड़ा है थोड़ा सा शिलालेख। तो इसके साथ हमारे कितने शिलालेख हो गए? 6 शिलालेख हो गए हमारे, ठीक है। लिख लीजिए फिर। एक शिलालेख और कर लेते हैं, चिरवे का शिलालेख। चिरवा गांव उदयपुर, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है चिरवे के शिलालेख से। रत्न प्रभ सूरी इसके रचनाकार हैं। चलिए लिखिए अगला, चिरवे का शिलालेख 7वें नंबर पे। चिरवे का शिलालेख,
इसका समय एग्जाम में पूछा जा चुका है हमसे, चिरवे का शिलालेख। तो 1273 ईस्वी का है ये, ठीक है। कहाँ पे? चिरवा गांव उदयपुर में है, मंदिर के बाहर लगा हुआ है। चिरवा गांव का कोई मंदिर है, वहां पे लगा हुआ है मंदिर, और उदयपुर में है, ठीक है। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, मेवाड़ गुहिल वंश जानकारी, ठीक है। और अब इसमें आप लिख लीजिए कि इसके रचयिता कौन है या रचना किसने की। तो रचना में लिखिएगा रत्न प्रभ सूरी। वैसे ही हम इसके उत्कीर्णक की भी बात करेंगे, शिल्पी की भी बात करेंगे, लेखक की भी बात करेंगे। तो लेखक कौन है? पाशर्व चंद्र, पाशर्व चंद्र, ठीक है। रचना होगी, लेखक हो गया। तीसरे नंबर पे लिखेंगे शिल्पी, और शिल्पी में नाम मिलता है देलहण, देलहण। और चौथे नंबर पे एक नाम और रह गया है, वो है उत्कीर्णक, वो है केली सिंह। यहीं पे लिख देता हूं उत्कीर्णक, उत्कीर्णक में है केली सिंह, केली सिंह, हाँ लिख लीजिए, हनी सिंह वाला केली सिंह, छोटी की मात्रा लगाइए, केली सिंह। रत्न प्रभ सूरी, पाशर्व चंद्र, देलहण, केली सिंह, ठीक है। चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। एक बात इसमें और लिख लीजिए आप, पाशुपत शैव धर्म चिरवे के शिलालेख में लिखना है, और सती प्रथा पर प्रकाश डालता ही है, पर प्रकाश डालता है। बस इतना ही है, और कुछ खास नहीं है। तो ये 3-4 बातें लिख लीजिए आप चिरवे के शिलालेख में। तो ये हमारे 7 शिलालेख हो गए लगभग। मैं आपको वैसे तो देखिए शिलालेखों की एक पूरी किताब आती है, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन मैं आपको लगभग 20 से 22 शिलालेख आपको करवाने वाला हूँ। इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है, और एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। 7 शिलालेख हो गए हमारे। फिर उसके बाद हम फारसी शिलालेख भी करेंगे, 3-4 फारसी शिलालेख, और 7-8 शिलालेख अभी हम और देखेंगे, जो कि अब हमारी एक क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आप इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में आपको इनको बनाना है, ठीक है ना। PDF आपको मिल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर ही लेना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।